हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग 12 जून के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन 12 जून के करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले कल के करंट अफेयर्स 11 जून की रिवाइज करेंगे। तो इस सेशन में सबसे पहले हम 11 जून की करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम 12 जून की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, जैसे कल यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ था 2022 का। तो आपको रोहित सर ने आपके मैथ्स के जितने भी यूपी पीसीएस प्री के सी सेट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चंस की वीडियो रोहित सर ने रिकॉर्ड करके लेक्चर डाल दिया है। आप जरूर देखें कि पीसीएस प्री में किस तरह के मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं और उनका सोल्यूशन क्या है, कैसे उनको सॉल्व किया जाए। तो आप लेक्चर को जरूर देखें। है, चलिए आइए, अब टाइम न वेस्ट करते हुए अपने लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कल के सेशन के क्वेश्चन। और जी हाँ, आज बता दें करंट अफेयर्स की 12 जून के करंट अफेयर्स में लगभग क्वेश्चंस हैं क्या कि 3-4 क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, अपडेटेड क्वेश्चन। बाकी क्या है, बीच बीच में अभी तक जो भी हम सेशन में क्वेश्चन करा चुके हैं करंट अफेयर्स के, वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुके हैं यहाँ पे रिवाइज होने के लिए। एक ही प्रकार से मान लें कि रिवाइज सेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन आज के सेशन में भी कुछ 3-4 मिले हुए हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून। किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। किस देश ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून के बारे में बात कर लें। ये क्या है बच्चों, चाइना ने। किसने, चाइना कंट्री ने विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। इस न्यू मैप को देखा जाए किसने पब्लिश किया है, ये पब्लिश किया गया है साइंस बुलेटिन के द्वारा ऑन 30 मई 2022 को। तो 30 मई 2022 को इस नए नक्शे का पब्लिश साइंस बुलेटिन के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, चाइना कंट्री ने दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है चंद्रमा का। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर, इन विच सिटी PM Narendra Modi has inaugurated the headquarters of the Indian National Space Promotion and Authorization Center in Space। किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस के हेडक्वार्टर का मुख्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो ये किया है, इतना देखिए जो हाईलाइट क्या, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ किसका, इन स्पेस। कितना हेडलाइन कर दिया है, आप समझ सकते हैं। किस शहर में किया, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। ओके, तो गुजरात के एक शहर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस मुख्यालय का क्या किया, हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है। इन स्पेस की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना जून 2020 में करी गई थी। ओके, तो इन स्पेस की उद्घाटन स्थापना कब की गई थी, जून 2020 में की गई थी। और यह अंतरिक्ष विभाग में सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए एक स्वायत्त और सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज बीन अपॉइंटेड as ambassador of the Indo-UK Culture Platform, the Season of Culture, which marks the 75th anniversary of India's independence। भारत यूके संस्कृति मंच द सीजन ऑफ कल्चर, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं एनिवर्सरी का प्रतीक है, उसके एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि एम्बेसडर ऑफ द इंडो यूके प्लेटफॉर्म द सीजन ऑफ कल्चर which marks the 75th anniversary of India's independence। किसको किया गया एम्बेसडर, AR रहमान को। किसको, AR रहमान को। ओके, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। which state government has set up a 4-member panel to give recommendation to give regulate online
गेमिंग। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, सिफारिशें देने के लिए 4 मेंबर पैनल का गठन किया है? 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए 4 सदस्यीय पैनल का क्या किया है? गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू के द्वारा इस की क्या की जाएगी? पैनल की अध्यक्षता की जाएगी। ओके। तमिलनाडु हैड बैंड ऑनलाइन गेमिंग विद स्टेक्स इन नवंबर 2020, जबकि तमिलनाडु सरकार ने नवंबर 2020 में ही ऑनलाइन गेमिंग पर क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? इस प्रावधान को उन्होंने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। जबकि तमिलनाडु सरकार नवंबर 2020 में पहले ही ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया? अगस्त 2022 में इसको पूरी तरह से इस प्रावधान को रद्द कर दिया। तो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए 4 मेंबर समिति गठन किसने किया है? किस सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। Which state government has approved 12 new conservation reserves and 3 wildlife sanctuaries in June 2022? किस राज्य सरकार ने जून 2022 में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है? किस सरकार ने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। इसकी मीटिंग महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा इसकी मीटिंग लगाई गई 6 जून 2022 को, और इसमें इस चीज की मंजूरी दी गई कि अब 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्या दी गई? मंजूरी दी गई। ओके। यहाँ की कैपिटल के बारे में बात करने, कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल महाराष्ट्र मुंबई है। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ओके। और टैक्स रेशियो यहाँ पे कितना है? 929/1000। हजार में कितना है? 929 है। ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पर आपकी। जून 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल की अवधि के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि मनरेगा में 2 साल की अवधि के लिए ओम्बड्समैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एनजे ओझा को। किसको? एनजे ओझा को। तो ध्यान रखना, एनजे ओझा को मनरेगा के तहत 2 साल की अवधि के लिए क्या किया गया है? लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संत कबीर। संत कबीर के संबंध में कथन दिया गया है। नीचे कथन पढ़े। कथन क्या है कि ही वाज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ सगुन ट्रेडिशन ऑफ भक्ति मूवमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है द मेंबर्स ऑफ कबीर पंथ ट्रीट द बीजक एज देयर होली स्क्रिप्चर। तो कह रहा है इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ें और बताएं कौन सा सही है। तो कबीर के हिसाब से देखा जाए, संत कबीर के हिसाब से तो कह रहा है पहला कि वे भक्ति आंदोलन के सगुण परंपरा के एक प्रमुख सदस्य थे। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कबीर पंथ के सदस्य बीजक को अपना क्या मानते थे? पवित्र ग्रंथ मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ, क्या कि भक्ति आंदोलन के अंदर एक शाखा निर्गुण परंपरा थी। भक्ति आंदोलन के अंदर एक शाखा थी, यानी कि ब्रांच थी, निर्गुण परंपरा। और संत कबीर जी इसके प्रमुख सदस्य थे। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और जबकि हाँ, कबीर पंथ के लोग क्या करते थे? कबीर पंथ के लोग क्या करते थे? ये लोग सदस्य बीजक को अपना पवित्र ग्रंथ मानते थे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी कैसा है? करेक्ट है। किसके रिगार्डिंग? संत कबीर के हिसाब से।
ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कार्बन बम वाज रिसेंटली सीन न्यूज। हाल ही के खबरों में कार्बन बम देखा गया है। कार्बन बम क्या है? It is an oil or gas project that will result in at least a billion tons of CO2 emissions over its lifetime. यह एक तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणाम स्वरूप अपने जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन CO2 उत्सर्जन करेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द नेटवर्क वर्किंग टुवर्ड्स द गोल ऑफ डिफ्यूजिंग द कार्बन बम इज कॉल्ड लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव। कार्बन बम को फैलाने के लिए लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले नेटवर्क को लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव कहा जाता है। तो कार्बन बम के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बच्चों। ओके। तो कार्बन बम है क्या कि तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणाम स्वरूप इसके जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन CO2 का क्या होता है? इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है। ओके। स्टेटमेंट बी भी इसका सही है कि नेटवर्क वर्किंग टुवर्ड द गोल ऑफ डिफ्यूजिंग कार्बन बम को फैलाने के लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले नेटवर्क को लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव कहा जाता है। यहाँ पे कार्बन बम के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट है। ओके बच्चों, जी सर बिल्कुल। देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जाम कार्बन बम के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इसका स्टेटमेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के संदर्भ में आपका स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट पहला कि द एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया विल बी द एपेक्स गवर्निंग बॉडी। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सर्वोच्च शासी निकाय होगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सर्वोच्च सबसे ऊंचा क्या होगा? शासी निकाय होगा। द AFSI will be an autonomous body under the Ministry of Civil Aviation. ASFI नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त क्या होगा? निकाय होगा। बिल्कुल सही है, हमने आपको बताया भी था कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी उड्डयन मंत्रालय के तहत क्या है? एक स्वायत्त निकाय होगा। और एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सर्वोच्च शासी निकाय है। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ओके बच्चों, जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोनों स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र is once again the top sugar producer state in India after 5 years. With reference to it, consider the following. महाराष्ट्र 5 साल बाद एक बार फिर से भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है, टॉप शुगर प्रोड्यूसर स्टेट बन गया है। इस संदर्भ में आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, महाराष्ट्र हैज बीन रिसीविंग Maharashtra has been receiving more than sufficient rainwater since 2019 during the southwest monsoon season. दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान 2019 से महाराष्ट्र में पर्याप्त से अधिक जल वर्षा प्राप्त हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान 2019 से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जरूरत से ज्यादा अधिक वर्षा हो रही है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट? एक्सेस रेन आर एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश which incurred heavy loss of sugarcane crops. अत्यधिक वर्षा उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है जिससे गन्ने की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल हुआ है बच्चों। Which of the statements given is are
करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट है उसको। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट with reference to Maharashtra is once again the top sugar producer state in India after 5 years. ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो थे कल के करंट अफेयर्स के 11 जून के सेशन के क्वेश्चन। अब आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं 12 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखें, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस डेली करंट अफेयर्स 12 जून। जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखें, रीड करें। 1 मिनट के लिए हम समय देते हैं आपको। जी, आ जाए। Who among the following has been appointed as Managing Director and CEO of RBL Bank for 3 years tenure? 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीएल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है किसको? आर सुब्रमण्य कुमार को। आर सुब्रमण्य कुमार को 3 साल के लिए आरबीएल बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। जी, तो आर सुब्रमण्य कुमार को आरबीएल बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। आरबीएल बैंक क्या है? आरबीएल बैंक का पूरा नाम है रत्नाकर बैंक। क्या नाम है? आरबीएल बैंक का पूरा नाम देखा जाए, इसका नाम रत्नाकर बैंक है। ये इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है और इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। तो आरबीएल बैंक का पूर्व नाम, जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, ये एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है और इसकी स्थापना 1943 1943 में हुई थी। ओके, तो आर सुब्रमण्य कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ क्या किया गया, अपॉइंट किया गया आरबीएल बैंक को। तो आरबीएल बैंक का पूर्व नाम क्या था? रत्नाकर बैंक, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है और इसकी स्थापना 1943 में की गई। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2। Blank has collaborated with India's space agency ISRO, which will enhance the quality of its 3D maps. ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ सहयोग किया है जो इसके 3D मैप्स की गुणवत्ता में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। कौन? ये मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ सहयोग किया है जो इसके 3D मैप्स की क्वालिटी में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ओके, इसरो
इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है? भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। It operates under the Department of Space, which is directly overseen by the Prime Minister of India. यह अंतरिक्ष विभाग के तहत संचालित होता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा क्या है देखा जाता है। तो इसरो क्या होता है कि अंतरिक्ष विभाग के तहत संचालित किया जाता है, जो कि सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसको देखा जाता है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। कहाँ पे? बेंगलुरु पे। और इसके फाउंडर कौन है? इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक विक्रम साराभाई। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। ओके, विक्रम साराभाई है। और चेयरमैन इसके कौन है? अध्यक्ष कौन है? इसके चेयरमैन अध्यक्ष एस सोमनाथ। ओके, एस सोमनाथ के क्या है? चेयरमैन है, अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना के बारे में बात कर लें। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की क्या हुई? स्थापना हुई। तो ध्यान रखेंगे। मैप माई इंडिया ने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ गठजोड़ किया है, जो इसके 3D मैप की गुणवत्ता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसरो है क्या कि इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सीधे देखा जाता है और अंतरिक्ष विभाग के तहत इसको संचालित किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है। इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। इसकी चेयरमैन अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वाईएसआर यंत्र सेवा स्कीम इन जून 2022। जून 2022 में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर यंत्र सेवा योजना शुरू की है? ये शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जून 2022 में वाईएसआर यंत्र सेवा योजना की क्या की है? शुरुआत की है। ओके, उन्होंने गुंटूर जिले के चुट्टू टुंगंटा केंद्र में ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण को झंडी दिखाकर क्या किया है? रवाना किया है। तो ध्यान रखेंगे, वाईएसआर यंत्र सेवा स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है? लॉन्च किया है। ओके जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हेन इज वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे हर साल देखा जाए तो ये मनाया जाता है 12 जून। कब मनाया जाता है? 12 जून को हर साल मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये किया गया था आईएलओ के द्वारा 2002 में। 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और इसकी थीम के बारे में बात कर ले, 2022 की थीम क्या है? तो थीम इसकी है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। किसकी थीम है? वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस इंटरनेशनल डे को लॉन्च किया गया था आईएलओ के द्वारा 2002 में। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करें। यहाँ रबर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्या दिया गया है? आपको स्टेटमेंट दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रबर प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में रबर प्रोडक्शन के संबंध में क्या दिया गया है? स्टेटमेंट्स दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है? केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया। केरला भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला कुछ स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द फर्स्ट रबर प्लांटेशन इंडिया वर सेट अप इन 1895 ऑन द हिल स्लोप
ऑफ सह्याद्री। भारत में पहला रबड़ बागान यानी कि प्लांटेशन 1895 में सह्याद्रीज की पहाड़ी ढलानों पर स्थापित किया गया था। तो ऊपर दिए गए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो केरला क्या है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का, नेचुरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो स्टेटमेंट ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि बी स्टेटमेंट यहाँ पे कैसा है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जबकि पहला रबड़ प्लांटेशन 1895 में जरूर स्थापित किया गया था, लेकिन किसकी पहाड़ी पे यानी किस हिल स्लोप पे ये किया गया था, कहाँ पे, केरल के पहाड़ी ढलानों पर स्थापित किया गया था, ना कि हिल स्लोप ऑफ सह्याद्री के। ओके, इसलिए कुछ स्टेटमेंट डी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला रबड़ प्लांटेशन इंडिया में 1895 में स्थापित किया गया था, लेकिन केरला के ढाली पहाड़ों पे। ओके, केरला क्या है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल रबड़ का भारत में। इसके कुछ प्राकृतिक क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर कोयले क्या होता है, रबड़ का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से, पहला है कोट्टायाम, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोझिकोड, ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे क्या रबड़ की प्रोडक्शन है मेजर एरियाज के। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, who inaugurated the new building of National Tribal Research Institute in Delhi? नई दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए भवन का उद्घाटन किसने किया? ये कल के सेशन में, परसों के सेशन में भी हमारा क्वेश्चन रहा था। तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए बिल्डिंग का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। किसने किया था? अमित शाह ने किया था। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, which telecom operator has become the first operator to provide 4G mobile connectivity in the Pangong area? पैंगोंग के क्षेत्र में कौन सा पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है जो 4G मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा? ये बन गया है रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो पहला ऑपरेटर है जो पैंगोंग के क्षेत्र में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी सुविधा क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है विच who among the following has launched the Jan Samarth portal for credit linked government scheme? जन समर्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया, इतना याद रखें। जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च करने वाले कौन है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन समर्थ पोर्टल का क्या किया है, लॉन्च किया है। ओके, which union ministry has launched the 2 months long हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 on 1 जून 2022? किस केंद्रीय मंत्रालय ने 1 जून 2022 से 2 महीने लंबे हर घर दस्तक अभियान 2.0 का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने? ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि अब हम हर घर दस्तक अभियान के तहत क्या करेंगे, सब घर में भ्रमण करेंगे। और इसमें किस चीज पर जोर दिया जाएगा? जोर दिया जाएगा जिन लोग अभी कोविड वैक्सीन से रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? जो लोग कोविड वैक्सीन से रह चुके हैं, जैसे स्कूलों में, वृद्धाश्रम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच स्टेट, किस राज्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट उद्घाटन किया है? ये किया है गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये तो रहे हमारे करंट अफेयर्स के आज के सेशन के क्वेश्चन। कल फिर मुलाकात करेंगे नए करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए। आप सभी को धन्यवाद। और इस PDF वह टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस इसको शाम तक अपलोड करा दी जाएगी। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए।